चीज़ें थी, तुमको कितनी याद थी आज से पहले? अपने आप से पूछो, और किसी और को ब्लेम करना बंद करो। एग्जामिनर को, पेपर को, टीचर को, मम्मी को, पापा को, दुनिया को। तुमने कितना याद रखा? मुझे कोई रेसिपी बनानी है तो उसका सारा इंग्रेडिएंट चाहिए होगा ना, तब रेसिपी अच्छी बनेगी ना। इंग्रेडिएंट है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास क्या है? सर मैगी खानी है। अच्छी बात बेटा, मैगी कहाँ है? तो तुम्हें लाया ही नहीं। तो तुमको एग्जामिनेशन हॉल में मैगी खानी है, बट मैगी लेके नहीं जाओगे, तो खाओ हवा, है ना। हर बच्चे को पता होता है उसकी खुद की मिस्टेक्स, खुद की अच्छी बातें, गलतियां कहाँ कर रहा है वो, बट एक्सेप्टेंस नहीं आती, है ना। एग्जाम दे के रिजल्ट आने तक वो 2-3 महीने बढ़िया माहौल बना के रखता है, या तो बहुत पॉजिटिव, या ऐसा दिखाएगा कि वो बहुत ही उदास है, उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ ना तो वो बहुत दुखी है अपने आप से। तो मम्मी पापा को टेंशन आती है बच्चा कुछ कर ना ले, जबकि बच्चे को पता होता है कि वो बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ना। कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं। तुम बोलोगे सर से इनसेंसिटिव हो रहे हो, बट 90% सच है बेटा ये। अच्छा, फिर जब बोला पापा एक चांस और, पापा मना करना है, तो तुम मम्मी पापा के पैरों में बिछ जाते हो, पापा प्लीज, मम्मी प्लीज, है ना, यही चलता है ना। और फिर जब, है ना, बोलते मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, बहुत पढ़ाई करूँगा, ठीक है भाई, मम्मी पापा ने फीस भी भर दी, ऑनलाइन भी ले लिया सब जो लेना था उनको, कहाँ का सब्सक्रिप्शन, ताकि मेरा बच्चा 24 घंटे पढ़ सके। महीना, 2 महीना, 3 महीना तो पढ़ता है वो, चौथे महीने से फिर वो अपने ओरिजिनल जो उसका, है ना, फॉर्म होता है, ग्राउंड स्टेट जो होता है, वहाँ आ जाता है वो करता। देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हैबिट्स आर स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। तो इफ यू आर, है ना, मैनिपुलेटिंग योर विल, आप फेलियर ही हो। यू मस्ट लर्न टू मैनिपुलेट योर हैबिट्स। हैबिट्स बदलता नहीं इंसान अपनी, है ना। हमें रात को जाग के ही पढ़ना है ना, हमारा मैंने क्या बोला, लाइफ में अगर तुमको कुछ अचीव करना है तो सबसे पहली गिफ्ट जो तुम अपने आप को दे सकते हो वो है सोने का टाइम और जागने का टाइम फिक्स कर लो। अगर कुछ करना है लाइफ में, तो नहीं करना तो कभी भी सो कभी भी जागो, कोई एम्बिशन नहीं लाइफ में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर है, गलती से अगर बनाया है एम्बिशन, कुछ अचीव करना है, मैं ये कहीं ना तुम 2 बजे मत सो, 2 बजे सो, बट सोने और जागने का टाइम तुम्हारी बॉडी को पता होना चाहिए, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होना चाहिए। सिर्फ कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आज तुम रात भर पढ़ने वाले हो, दिन में सोने वाले हो, और कॉन्शियस माइंड को पता होने से कुछ होना ही नहीं है। आपकी जो पूरी बॉडी की क्लॉक है वो सबकॉन्शियस माइंड के हवाले है। तो सबसे पहला काम लाइफ में होना चाहिए सोने का और जागने का टाइम फिक्स। वो तो हम करते नहीं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं बस हम। हाँ, वैसे बातें करने का फ़ायदा भी है, इलेक्शन जीत सकते हो, MLA MP CM बन सकते हो, ठीक है, अच्छा गुण है, इंडिया में तो चलता ही है, कम से कम लाइफ में नहीं चलता है ना। सो बड़ी बातों से कुछ नहीं होता है ना। बोलते ना, पेन ऑफ डिसिप्लिन एंड पेन ऑफ रिग्रेट। डिसिप्लिन का टाइम कैसा होता है? एक फिक्स्ड, अभी जैसे आपके 2 महीने, अभी 2 महीने का डिसिप्लिन ही करना है, अपने को फोकस करना है। बट 2 महीने में भी हमको रील्स देखनी है, बाबू सोना खेलना हो सकता है ना, आइसक्रीम शेयर करनी हो सकती है, टाइम पास करना हो सकता है ना। एक ही आइसक्रीम खरीदते हैं ना। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, भाई देखो, सक्सेस और फेलियर क्या होता है, ये एल्जेब्रिक सम है। आप जो भी कर रहे हो उसका, अभी x प्लस में है, y माइनस में है, z किस में है, वो सबका सम मिलेगा तुमको, है ना। जैसे हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ रखा है कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, मिक्सचर है, तो मीडियम कौन डिसाइड करेगा? जिसके इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। सिंपल, बात खत्म। तो वैसे ही यहाँ पे रिजल्ट कौन डिसाइड करेगा?
प्लस वाली वैल्यूज ज्यादा थी या सो अल्टीमेटली तुमको तुम्हारा रिजल्ट पता होता है। देखो मैं पहले ही कह रहा हूं, तो मम्मी पापा कुछ भी बोलो, मुझे तो बताने की जरूरत है नहीं। मैं तो यहां लिख के दे सकता हूं तुमको एनवेलप में कि आदित्य कितना लाने वाला है, मानसी कितना लाने वाली है और ये कितना लाने वाली है, बट सबका पता है। इट्स नॉट अबाउट योर हार्ड वर्क ओनली, इट्स अबाउट योर डेप्थ ऑफ थिंकिंग, वो कितनी तुमने डेवलप कर रखी है ना। जैसे मिसाइल की रेंज होती है ना, मिसाइल्स होती है ना अलग अलग रेंज की, एक 100 किलोमीटर तक मारेगी, एक 200 किलोमीटर तक मारेगी। तो वैसा मुझे पता है तुम में से कौन सी मिसाइल की रेंज क्या है एज अ टीचर। आप क्या गड़बड़ करने वाले हो, क्या गलतियां करने वाले हो, सब पता रहता है। और बोलने के बाद भी चेंज नहीं करते हो, दैट्स द बैड थिंग। प्रॉब्लम क्या है? लोग इसलिए फेल नहीं है कि वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, लोग फेल इसलिए हैं क्योंकि वो मिस्टेक से सीखते नहीं हैं। मिस्टेक तो सब करते हैं। अब आ जाते हैं इस टॉपिक पे वापस। सो के क्या था हमारा? दो चीजों का प्रोडक्ट। उसमें जो ए है वो डेफिनेटली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आरएनएस कांस्टेंट है, दुनिया भर के नाम है, बट एग्जैक्टली क्या है वो? इट इज गिविंग यू द नंबर ऑफ कोलिजन्स व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन यूनिट टाइम, इन यूनिट वॉल्यूम, इन प्रॉपर ओरिएंटेशन। चार चीजें जुड़ी हैं, कोलिजन्स, टाइम, वॉल्यूम, ओरिएंटेशन। अब तुम कुछ भी इग्नोर कर रहे हो तो एग्जाम में गलत हो सकता है। सिर्फ इक्वेशन रटने से तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये क्या बता रहा है? बाद में ये क्या बता रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी बता रहा है। किसकी? तो ये क्या बता रहा है? ये काइनेटिक एनर्जी वाला फैक्टर है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बता रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? देख लेना एनसीईआरटी में ग्रेटर देन इक्वल लिखा है या सिर्फ ग्रेटर लिखा है। तो ग्रेटर लिखा है तो ग्रेटर करेंगे, बात खत्म। देख लेना लिखा है उसमें, लेकिन ये मुझे पता है। तो दो चीजें हो गई, एक कोलिजन की बात कर रहा है और एक काइनेटिक एनर्जी यानी फ्रैक्शन की बात कर रहा है जिसकी काइनेटिक एनर्जी। तो एक एनर्जी बैरियर की बात करता है, एक ओरिएंटेशन बैरियर की बात करता है। जब ये दोनों बैरियर कोई भी रिएक्टेंट पार कर लेगा तो वो क्या बना लेता है? ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब इसमें आप ग्राफ बनाते हो, जैसे k वर्सेस 1/t डायरेक्टली ग्राफ बनाओ तो कैसा आएगा? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने वाला। स्लोप कितना हो जाएगा? अब नेचुरल लॉग लेके जाओगे तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA अपॉन, इस पे भी ग्राफ बनता है, बनाओ ग्राफ, है ना? इंटरसेप्ट हो गया, ग्राफ बनाना आना चाहिए, है ना? अभी log बेस 10 के टर्म्स में लिखते तो यहाँ पे 2.303 और आता तो चीज़ें बदल जाती। क्या ही चीज़ें तो वही है, इक्वेशन तो वही थी, कुछ नया तो आने वाला है नहीं यहाँ पे, क्योंकि कोई नया कैरेक्टर आ जाता है ना। सर फिल्मों में नहीं होता, सीरीज में होता है कि एक मर गया दूसरा आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, सब पहले से डिसाइडेड है, पहले से फिक्स्ड है। क्यों स्ट्रेस, क्यों लोड, किस बात का लोड? अभी हमने इस पे ग्राफ बना लिए, सब बना लिया। अब टेम्परेचर के साथ के कैसे चेंज होता है? तो दो इक्वेशंस लिखो, अलग अलग टेम्परेचर पे सॉल्व कर दो तो क्या आता था? ln वेरी गुड। तो टेम्परेचर चेंज होने से रेट कांस्टेंट कैसे और कितना चेंज होगा ये आपको ये वाली इक्वेशन बता देगी। डेरिवेशन मैंने पहले भी कराया है, नोट्स में देखो मिल जाएगा। सो मुझे फाइनल रिजल्ट की जरूरत होती है टू सॉल्व क्वेश्चन, और वो तुम्हारे सामने है। ठीक है, अब मैं तुमको अगर EA और है ना R की वैल्यू तो पता ही रहती है, EA का वैल्यू दे दूं
और मैं टेम्परेचर दे दूं, मान लो EA का वैल्यू दे दिया मैंने फॉर एग्जांपल 2000 जूल या किलो जूल, और मैं टेम्परेचर की वैल्यू दे दूं मान लो 300 केल्विन फॉर एग्जांपल। अब मैं आपसे बोलूं T2 का वैल्यू बताओ टू डबल द रेट। क्या पूछा मैंने? सिंपल क्वेश्चन समझ गए होगे आई होप। क्या पूछा मैंने EA का वैल्यू दे दिया, मैंने T1 का वैल्यू दे दिया, T2 की वैल्यू पूछ रहा हूं कि मैं टेम्परेचर 300 से कितना बढ़ा दूं दैट रेट विल बी डबल्ड। सिंपल। तो रेट डबल करनी है, बस इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। रेट डबल करने वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन लिख लो, बाद में सॉल्व करना। क्वेश्चन सॉल्व कराना इज़ नॉट माई टारगेट राइट नाउ। मेरा तुमको बस बताना है कि क्या सोचना है, कैसे सोचना है, बात खत्म फिलहाल। ठीक है। अब आर्नियस इक्वेशन में इससे ज़्यादा तुमको नहीं घुमाता, नीट में ज़्यादा नहीं घुमाता, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। आप PYQs देखो, आर्नियस इक्वेशन के क्वेश्चंस देखो किस टाइप के पूछ रहा है वो, सोचना आना चाहिए अपने को। अब तुमने क्वेश्चन पढ़ा और उसकी इंग्लिश में फंस रहे हो तो इंग्लिश पे काम करने की ज़रूरत है। तो PYQs उठाओ, सॉल्व करके देखो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी मेरी, अगर कॉन्सेप्ट रेडी है तो। ठीक है, चलो और तुम्हारा फेवरेट टॉपिक उठा लेते हैं। है ना, पेन ऑफ द सोल, लाइफ, है ना। बफर होता क्या भाई? जो किसी भी गिवन सॉल्यूशन की pH चेंज को रेजिस्ट करता हो उसे बफर बोल देते हो। 3 तरह के बफर थे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। एसिडिक बफर में क्या क्या होता है? वीक एसिड होता है और उसका कॉन्जुगेट। बेसिक बफर में क्या होता है? और सॉल्ट बफर में क्या होता है? क्या कुछ भी? Salt of weak acid and weak base itself is salt buffer. Salt of weak acid and weak base. अब कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है मैं बहुत साल पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड्स याद करने हैं जो इस चैप्टर में स्ट्रॉन्ग एसिड्स की तरह यूज होते हैं। वो कौन है भाई? HCl, HBr, HI। अब HClO4 का नाम बोल दो, क्योंकि तुमको नाम ही याद नहीं होंगे, फॉर्मूला याद हो चुका होगा, एग्जामिनर लिख देगा पर क्लोरिक एसिड, तुम सर खुजलाते रहोगे। ये क्या है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है सर, हमको पता ही नहीं है। अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद है तो आपको वीक एसिड वीक बेस अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर जैसे मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको मैं कोई भी कंपाउंड दूँ, आपको उसका नेचर क्लियरली पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एसिड है या बेस है या सॉल्ट है। अगर एसिड है तो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, बेस है तो, सॉल्ट है तो किस टाइप का सॉल्ट है? नेचर पता चल जाए कंपाउंड का एक बार,
फिर अब और एडिशनल क्या पता होना चाहिए मुझे, जो भी अगर एसिड है, स्ट्रॉन्ग है तो मेरे को टेंशन नहीं है, वीक है तो मुझे उसकी बेसिसिटी पता होनी चाहिए, मोनो है या डाई है या पॉली है। नीच में ज़्यादा नहीं घुमाता, बस मोनो और डाई में घुमाता है, मोनो और डाई, बेस में इतना भी नहीं घुमाता तुमको। फिर जब सॉल्ट की बात करते हैं तो मैं बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, यू मस्ट नो कि सॉल्ट का जो कैटायन है वो कौन है और एनायन कौन है। अब ये अगर जो कैटायन है तो वी नो दैट कैटायन कम्स फ्रॉम बेस, मतलब कैटायन का पेरेंट बेस तुरंत से खोपड़ी में क्लिक करना चाहिए। एनायन है तो पेरेंट एसिड, ढूंढो कौन है। सॉल्ट का जो कैटायन है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम बेस, एनायन है इट ऑलवेज कम्स फ्रॉम एसिड। तुमको अगर ये पहचानना आ गया तो तुम बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में ओरली कर पाओगे, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पहचान लो हम जिसके साथ डील कर रहे हैं वो है कौन, वो है कौन। फिर जो मैंने पहले भी बोला हुआ है, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड एनायन ऑफ, ये स्पेक्टेटर होते हैं, मतलब तुमको इनको देखना भी नहीं है। सॉल्यूशन में ये पढ़े हैं, कितने पढ़े हैं, तुमको इस पूरे चैप्टर में अगर किसी चीज़ को इग्नोर करना है सबसे पहले, अब ये तुम इग्नोर तो तब कर पाओगे जब तुम पहचान पाओगे, पहचान ही नहीं पाए तो इग्नोर कैसे करोगे। तो ये अपना सोचने का फ्लो चार्ट है कि मैं आयनिक इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन के साथ डील कर रहा हूं, तो मुझे पहले क्या देखना है, एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। एसिड है तो चार टाइप के सॉल्ट थे, सॉल्ट देखते ही क्या चलना चाहिए दिमाग में, कैटायन कौन है, एनायन कौन है। कैटायन एनायन फिल्टर कर लिया हमने, फिर पेरेंट बेस कौन है, और फिर ये खोपड़ी में रहना चाहिए, बैक ऑफ द माइंड, मंत्र याद रखना है आपको, कैटायन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एनायन ऑफ। सो बेसिकली अगर मैं आपको क्वेश्चंस में लिख रहा हूं कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस बट मैं नाम नहीं दे रहा हूं कौन सा है, तो आपके माइंड में सिर्फ क्या चलना चाहिए, दैट आई एम डीलिंग विद OH माइनस ओनली। अब ये तुम किसी भी फॉर्मेट में इमेजिन कर सकते हो, NaOH के साथ KOH, वो तुम्हारे, अगर ऐसे बोल दो मैं स्ट्रॉन्ग एसिड, तो आपको सिर्फ सोचना है, नाम सोचने नहीं कौन सा एसिड था, फिर भी सोचने का मन करे तो लिख लो HCl या HBr, जो भी लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब मैं वीक एसिड या वीक बेस बोलूंगा तो मुझे नाम से मतलब है, मुझे नाम बताओ, बिना नाम के मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताओ ऑफ रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड में वो बोल देता है HCN, HCN, HCN। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहिए मुझे किसका, रिएक्शन बिटवीन वीक एसिड एंड, अब मैंने एसिड का नाम मेंशन करना पड़ेगा, व्हाई, बिकॉज आई मस्ट नो द वैल्यू ऑफ K ऑफ HCN। ये वैल्यू आप घर से नहीं लेके जाते हो, ये एग्जामिनर को देनी पड़ेगी, मजबूरी है उसकी। मैं इसकी वैल्यू कुछ भी दे दूँ, 2 × 10⁻⁷, मेरा मन, एग्जामिनर का मन, मतलब नॉर्मली जब वो क्वेश्चन फ्रेम करता है तो स्टैंडर्ड डेटा ही यूज़ करता है, बट स्टैंडर्ड डेटा ही यूज़ करेगा ऐसा किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा। So you are dependent on the examiner for the value of K and KB। अभी K, KB क्या है याद होंगे आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है, तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स है जिनका नाम हमने क्या रखा हुआ है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ। तो इस रिएक्शन में मुझे स्ट्रॉन्ग बेस का नाम नहीं देगा वो, और मुझे सोचना भी नहीं, भाड़ में जाए, मैं सिर्फ क्या सोचूंगा, तो पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा है, दैट इज गुड, बट किसका, तो माइंड में पहला क्या आना चाहिए कि रिएक्शन क्या है, कितना सिंपल है।
एसिड बेस की रिएक्शन में सॉल्ट बनता है एंड वाटर बनता है, तो पानी बनाओ, सोचना क्या है। सॉल्ट अगर मैं यहाँ KOH लिखता तो KCN बनता, NaOH लिखता तो कैटायन से मेरे को लेना देना नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन इज इनविजिबल फॉर मी, सिंपल है नहीं है बराबर है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। तो इस रिएक्शन का अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखूं तो पानी का तो लिखते नहीं कुछ भी। बना दिया एक्सप्रेशन। अब मैंने वीक क्या लिया था, एसिड, तो H+ से मल्टीप्लाई और H+ से डिवाइड करूंगा। अगर मैं उल्टा करता क्या लेता, वीक बेस, कितना सिंपल है। अभी क्या होगा, ध्यान से देखोगे थोड़ा सा, ये टर्म मुझे क्या बता रहा है, Ka, ध्यान से देखो, Ka किसका, जो भी वीक एसिड होगा। आप समझे क्यों नाम देना जरूरी है या Ka की वैल्यू क्यों जरूरी है, क्योंकि मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे Ka की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। मुझे वो नाम नहीं दे, चलो K तो दो, नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, HCN है, CH3COOH है या कोई और वीक एसिड है, मुझे मतलब किससे है, उसके Ka से। और ऐसे क्वेश्चन में मोनो बेसिक एसिड ही देगा, डोंट वरी अबाउट कि वो स्ट्रॉन्ग मतलब डाई दिया ट्राई दिया तो क्या होगा, देगा ही नहीं आपको, कॉम्प्लेक्स होते जाएगी प्रोसेस, उतना टाइम वो एग्जामिनर आपको दे ही नहीं सकता। 200 मिनट 200 क्वेश्चन, मैं कॉम्प्लेक्स तो बना दूंगा क्वेश्चन को, बट फिर वो प्रॉब्लम होगी ना। तो इस रिएक्शन का अगर तुमने पूरा एनवायरनमेंट समझ लिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करना तो कितना सिंपल है, Ka ऑफ अपॉन KW की वैल्यू एग्जामिनर देगा क्या तुमको, नहीं, आपको अब सॉल्व करना है वैल्यूज प्लेस करके, Ka का वैल्यू डालो, KW का वैल्यू डालो एंड सॉल्व इट, बन गए तुम राजा। अब मैं क्वेश्चन फ्लिप कर दूं, इसका Kb का वैल्यू दे दूं x, अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछूंगा, यही आना है, करके देख लेना। अब कॉन्सेप्ट समझ गए, एग्जाम में कॉन्सेप्ट थोड़ी पूरा यूज होता है, वो तो है ना प्लेटफॉर्म है जो माइंड में रेडी बैठा है, जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरा प्लेटफॉर्म के बारे में सोचूंगा, है ना, जरूरत पड़ेगी तो, नहीं तो मैं सिर्फ अपना कोच नंबर देखूंगा, बैठना किस बोगी में है, मुझे पूरे प्लेटफॉर्म से क्या मतलब है भाई। मैं कहीं भी खड़े होके है ना सोचूंगा कि मेरी बोगी यहीं आने वाली है, ऐसा होने वाला नहीं है। तो मैं क्या सोचूंगा, प्लेटफॉर्म पे भी मुझे कहाँ खड़े रहना है, मुझे कहाँ खड़े रहना है, कहाँ खड़े रहना है, क्या एसिड के नाम से मुझे फर्क पड़ रहा है, मुझे तो उसके Ka के वैल्यू से मतलब है। क्या KW का वैल्यू मुझे याद करना चाहिए, यस, एटलीस्ट रूम टेम्परेचर वाला तो करो। और एग्जामिनर का मन है तुमको बेवकूफ़ बनाने के लिए, नीट में नहीं घुमाता इतना, तो वो KW की वैल्यू देगा तुमको। मैं कह रहा हूं ना, एग्जामिनर नीट में क्वेश्चन ऐसे पूछता है, बसंती तुम्हारा नाम क्या है ना। वो एक पुराना जोक था, वो राहुल गांधी और आलिया भट्ट वाला। तो राहुल गांधी बोलता है कि दीदी अगर तुम ये बता दो मेरी टोकरी में क्या है ना, तो इसमें रखे सारे आम तुम्हारे। दीदी बहुत सोचती थी, कहते समझ में नहीं आ रहा, आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं। तो चलो दूसरा क्वेश्चन बोले ये बता दो कि कितने आम हैं, तो 10 के 10 तुम्हारे। दीदी बहुत सोचती थी, कहती भैया कुछ हिंट तो दो। तो वही हाल होता है 80% नीट एस्पिरेंट्स का, क्वेश्चन सब देता है, मैगी भी रखी है, पानी उबल भी रहा है, मसाला भी रखा है, सब रखा है, बस तुमको क्या करना है, ये भी नहीं हो रहा हमसे, ये भी नहीं होता 80% लोगों से। सिंपल चीज़ों में मिस्टेक्स करके आते हो, फिर एग्जाम हॉल के बाहर आके ऐसा 10 बार हो जाता, 10 बार हो गया काम खत्म तुम्हारा, 50 नंबर गए। 10 बार का रियलाइजेशन तुमको 2-4 दिन में होने लगता है ना, जैसे आंसर की आई कहीं से कुछ हुआ, ओ भाई ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मैंने कितनी बार सही किया है,
किया होगा, पास्ट इज पास्ट, है ना। तो बस मिस्टेक्स देखो कहाँ कैसे, प्लेटफॉर्म पे भी कहाँ खड़े रहना है। अब एग्जामिनर वहाँ भी धोखा कर सकता है, बोगी का नंबर यहाँ लिखा रहता है B10, बोगी आती थोड़ी आगे थोड़ी पीछे है। अब तुम रिजिड हो गए, नहीं यहीं पे लिखा था, मैं तो यहीं खड़े रहूँगा, यहीं लगेगी बोगी तो ही ट्रेन में जाऊँगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए सोचने की। एग्जामिनर थोड़ा दाएं थोड़ा बाएं जाएगा, आपको बस उसके साथ चले जाना है। आपकी थॉट प्रोसेस फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वो है ना, वो क्या बोलते हैं फिजिक्स में, इनर्शिया नहीं होना चाहिए कि प्लेटफॉर्म चला गया आगे तुम वहीं रह गए, तो पैर टूट जाएंगे, है ना। चलती हुई गाड़ी से कूदते तो चोट क्यों लगती है भाई? इनर्शिया ना। तुम्हारे पैर जमीन से टकराए, पैर तो रुक गए, बॉडी अभी भी भाग रही है तुम्हारी बिकॉज ऑफ इनर्शिया, तो तुम मुंह के बल गिरते हो। मुझे याद है मैं छोटा था तो हमारे यहाँ एक संतोषी माता का मंदिर था, तो ऐसा दूर जाते थे ऐसे, मतलब अभी तो बिल्कुल पास लगता है क्योंकि अभी है ना गाड़ियाँ आ गई, शहर वैसा हो गया, नहीं तो पहले ऐसा लगता था ओ भाई जा रहे हैं, पिकनिक जैसा फील होता था। तो वहाँ मंदिर से लौटते वक्त जैसे मम्मी और मम्मी की सारी फ्रेंड्स सब वो पीछे चल रही पैदल पैदल, हम लड़के आगे चल रहे हैं ऐसा, मैं मेरा कज़िन। तो एक ट्रैक्टर था, मैं ट्रैक्टर के पीछे लटक गया जब वो रुका हुआ था तब। अब ट्रैक्टर चले जा रहा है और मम्मी ऐसे पहले बड़ी थी फिर छोटी होते जा रही। मैं पीछे देख रहा हूँ, मैं ट्रैक्टर रुके तो मैं उतरूँ, ट्रैक्टर तो स्पीड ही बढ़ाते जा रहा है। मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ ले जाके रोकेगा, मैं घर कैसे पहुँचूँगा। अब मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी, ट्रैक्टर छोड़ दिया, मैं गिर गया, बढ़िया पूरा हाथ वाथ ये अभी भी निशान उसी के है, ये सब बढ़िया। तो ऐसे ही तुम भी एग्जाम हॉल से आते हो, दिखता नहीं है, बात अलग है, घाव दिल में पड़ते हैं, है ना। तो कभी तो हमको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता और कभी पता होते हुए भी गड़बड़ होती है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। कितना सिंपल, एकदम याद क्या करना है, जो वीक है उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ऊपर, बस इतनी छोटी सी चीज। चलो बफर पे वापस आते हैं। तो हम बफर की बात कर रहे थे, इतना बेसिक्स काफी होता है बफर के लिए। अब क्वेश्चन आता है बफर बना कैसे सकते हो, बफर में होता क्या है, बस ये बता दो। ये दोनों स्पीशीज अगर एक साथ प्रेजेंट है, योर सोल्यूशन विल बी एन एसिडिक बफर। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है अगर आप मिक्स करो, किसको? वीक एसिड को मिक्स करो विद सॉल्ट ऑफ दिस वीक एसिड, जो वीक एसिड यूज किया उसी वीक एसिड का विद स्ट्रॉन्ग बेस। अगर ये दो स्पीशीज आपने मिक्स की हुई हैं तो योर सोल्यूशन इज ऑटोमेटिकली एन एसिडिक बफर। जैसे आपने मिक्स किया HCN, ये वीक एसिड है, विद KCN। नाउ KCN इज दैट सॉल्ट जिस सॉल्ट की हम बात कर रहे थे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। या आपके पास है फॉर एग्जांपल फॉर्मिक एसिड, कुछ भी बना दो, सोडियम फॉर्मेट ले लो, बन गया एसिडिक बफर। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका क्या होता है? मैं मिक्स कर दूं, मिक्सिंग ऑफ, ध्यान से सुन लो, बट इसमें एक कंडीशन है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ वीक एसिड ज्यादा होने चाहिए। किससे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ वीक एसिड मस्ट बी ग्रेटर देन, ये होगा आपका बफर रेडी हो जाएगा। पहले आप कोई भी वीक एसिड का नाम ले लो मेरे लिए, एसिडिक एसिड ले लिया फॉर एग्जांपल, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस का नेम ले दो, इनका रिएक्शन हमको पता होता है, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। अब मुझे कंडीशन क्या रखनी है, इक्विवेलेंट्स किसके ज्यादा रखने हैं? आप मुझे कोई भी दो नंबर दे दो, बस इस बात का ध्यान रखना कि वीक एसिड के इक्विवेलेंट ज्यादा होने चाहिए। तो मुझे इक्विवेलेंट्स बताओ,
10 ले लेते हैं, चलो इसके 10 इक्विवेलेंट से शुरू किया मैंने। कम लेना है, 5 मत लेनी तो फिर मज़ा नहीं आता। 7 ले लो, कुछ भी ले लो, 5 मत लो, वो हाफ में फिर तुम्हारा दिमाग उससे 7 इक्विवेलेंट्स ले लिया। कम रखने हैं, 9 भी लोगे तो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 इक्विवेलेंट्स लिया। अब मुझे पता है जब भी एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा तो इक्वल इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट करते हैं। सो इफ आई हैव लेस इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस, ऑल विल बी कंज्यूम्ड, ऑल विल बी कंज्यूम्ड। तो ये तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा और ये 7 ही कंज्यूम होगा, है ना। चाहिए तो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ एक बार, और इसका उतना ही बनेगा। उतना ही बनेगा। अब मेरे पास रिएक्शन होने के बाद बचा क्या, ध्यान से देखोगे तो मेरे पास बचा 3 इक्विवेलेंट्स ऑफ, मुझे नेम ऑफ एसिड से लेना देना ही नहीं है, नेचर से मतलब है मेरे को। कौन बचा मेरे पास, क्योंकि मुझे एसिडिक बफर है कि नहीं वो मैं कैसे पहचानूंगा, नेचर से, नाम से नहीं, नेचर से। नाम टाइगर है तो मुझे नाम से भागना है या टाइगर होगा तो ही भागना है ना। अब कोई छोटा सा पपी हो उसका नाम टाइगर रख लो, लोग सब टाइगर देख के भाग लेते हैं, ऐसा नहीं होता भाई, नाम से नहीं होता कुछ, नेचर से मतलब है। तो छोटे पपी का नाम टाइगर है तो डर नहीं लगता, एक्चुअल टाइगर है तो डर लगना चाहिए। टाइगर तो इंसान भी होते हैं, हरकतें बंदरों जैसी करते हैं, जंपिंग जपाक करते रहते ना। तो और क्या बचा मेरे पास, ध्यान से देखो, सोडियम आयन से तो मेरे को लेना देना ही नहीं था। ध्यान से देखो, Na+ है ही नहीं मेरे लिए दुनिया में, है ना। यही तो चाहिए था मेरे को, वीक एसिड चाहिए था, उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए था। तुमको अगर मान लो Na भी देखना है तो ध्यान से देखोगे तो 7 इक्विवेलेंट्स मेरे पास किसके हैं, सॉल्ट के हैं। सॉल्ट कौन सा, वही तो है, जैसे भी देख पाओ देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये अल्टीमेटली केस 1 पे ही जाके रुक गया। शुरू आपने कहाँ से किया था वो अलग चीज़ है, पहुँच कहाँ गए, रिजल्ट मैटर करेगा। ठीक है। और एक तीसरी पॉसिबिलिटी होती है, अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है तो मैं क्या ले लूँ, मैं मिक्स कर रहा हूँ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट को विद, बट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट ज़्यादा रखना है। ये भी थर्ड पॉसिबिलिटी है जिससे मैं एसिडिक बफर बना सकता हूँ। इतना घुमाता नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, डायरेक्टली पहला वाला केस देगा, या ज़्यादा से ज़्यादा घुमाता है नीट में तो सेकंड केस देगा, ये नहीं देता है। फिर भी हम सोच लेते हैं, मेरे पास कोई भी वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट दे दो, क्या रिएक्शन होगी, अब ध्यान से देखोगे तो मुझे इन सब से मतलब ही नहीं था। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के जो आयन्स हैं, अब देखो थोड़ा सा, इसके इक्विवेलेंट्स मुझे ज़्यादा लेने हैं, ऐसे लिखा है ना, इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट मस्ट बी ग्रेटर देन, इसका मान लो मैंने 4 ले लिया, ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा, ये 6 बचेगा, इसका 6 बनेगा। अब मेरे पास ये बचा ही नहीं, अब 4 बना लो, क्या ही फर्क पड़ रहा है, 4 बना लो, ये बचा नहीं, वो किसी काम का नहीं है। क्या ढंग से देखो मेरे पास सोल्यूशन में, अल्टीमेटली आई हैव अ वीक एसिड एंड आई हैव अ सॉल्ट। अब तुम्हारे माइंड में तीनों कंडीशंस छपी होनी चाहिए। कैसे, मैंने दिखा दिया, बट एग्जामिनर कैसे नहीं पूछेगा ना। एग्जामिनर तो तुमको पहचानना पड़ता है कि बफर एसिडिक है या बेसिक है या है ही नहीं बफर। तो तुम्हारे PYQs उठा के देखो, बफर नहीं पहचान पाते हम। अब मैं अगर वीक एसिड के 3 केस दे चुका हूं तो
तीन केस बनेंगे ना बेसिक बफर के, उल्टा कर लो, फ्लिप कर लो, जहाँ एसिड लिखा है वहां बेस लिख लो। तीन केस हो गए, तीनों केस है ना, सारे रास्ते खुदा के तरफ जाते हैं। वैसे ही तीनों केस बस एक ही चीज की बात कर रहे हैं, इफ योर सोल्यूशन हैज वीक एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस। कितना सिंपल है, जान लोगे क्या आप कॉन्सेप्ट की? जान लोगे क्या? क्या चाहिए? तो अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है तो इसके साथ क्या रखना पड़ेगा? बोलो जल्दी से। क्योंकि कुछ गधे कार्बोनेट लिख के आ जाते हैं। हाँ, उसी का कॉन्जुगेट बेस बनाना है, क्योंकि यही हो रहा था ना, हो ही नहीं रहा था कुछ। क्योंकि कई बार हम कॉन्जुगेट बेस में क्या समझते हैं, सिर्फ एनायन ही होता है। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि कॉन्जुगेट बेस एनायन ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसका नहीं बोल रहा हूँ, नॉर्मल बोल रहा हूँ, H3O+ एंड H2O, तो है ना ये कॉन्जुगेट बेस। तो वो दिमाग में कैटायन एनायन नहीं बिठाना है, कॉन्जुगेट एसिड बेस के लिए एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है, ये बिठाना होता है। देखो मोस्टली क्या पूछता है या पॉपुलर क्या है वो अलग चीज होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादातर बॉलर बॉल फेंकेंगे गुड लेंथ पे, बट बाउंसर नहीं फेंकेगा या यॉर्कर नहीं फेंकेगा, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो सबसे ज्यादा खतरा तभी होता है जब अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाए। जैसे बैट्समैन मन बना के बैठा कि शॉर्ट बॉल आएगी इस बार मैं, है ना, पुल कर ही दूंगा, और तब तक हमारा बुमराह यॉर्कर लेके आ गया। जब तक बैट्समैन फिगर आउट करेगा ये तो यॉर्कर है भाई, बचाओ 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 बचाओ, तब तक विकेट उखड़ जाएंगे। वैसे ही हमारे साथ होता है एग्जाम में। इसीलिए बोलते हैं एक क्वेश्चन का जो इमोशन होता है उसको दूसरे क्वेश्चन तक कैरी मत करो। अगर एक बन गया है तो उसकी खुशी आगे मत ले जाओ, और एक नहीं बना है तो उसका दुख भी आगे मत ले जाओ। हर क्वेश्चन अपने आप में एक अलग दुनिया है, जल्दी से उस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ। आप जितना टाइम लोगे उतनी ही प्रॉब्लम आपको होनी है। तो इसीलिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो गेम है साइकोलॉजी के। एग्जामिनर आपकी साइकोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करता है, पूरा मतलब पूरा। अगर मुझे एसिडिक बफर बनाना है तो इसके साथ क्या रखना पड़ेगा? गधे, ये बफर ही नहीं बनेगा। क्या देगा? मैंने बोला ना, वो जादू नहीं करते, हेड में से खरगोश निकलेगा, खरगोश निकलेगा। अब खरगोश कहीं से भी निकले तुमको दिखेगा कि हेड से ही निकला है, बात खत्म। हमारा लॉजिक, हमारा माइंड जानता है कि हेड से खरगोश नहीं निकल सकता, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि खरगोश हेड से निकला है, इसलिए उसको नाम रख देते हैं मैजिक। जो हम ना समझ पाए वो क्या हो गया? मैजिक। जो समझ में ना आए वो बन गया लॉजिक। तो ये बफर नहीं बनेगा दीदी, समझी? हाँ, तो एग्जामिनर के हाथ की कठपुतली नहीं बननी है। क्लियर बोल रहा हूँ। कब सब्सटेंस देखो तो पहली चीज क्या देखनी है? नेचर। और तुम नेचर ही नहीं देख रहे और आगे भाग गए तो गड़बड़ तो होनी है। सीक्वेंस है सोचने का भाई, आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे आपकी उम्र लंबी होगी। बोलता ना ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अब तुम सोच रहे हो कि तुम धूम बना रहे हो, तुम कितनी भी स्पीड पे अपनी बाइक निकाल लोगे और ट्रेन के साइड से निकल जाएगी, ये ट्रेन के नीचे से निकल जाएगी। एक साउथ की फिल्म में तो देखो तो घोड़े को निकाल दिया ट्रक के नीचे से, घोड़े को स्लिप मार गया, घोड़ा मार गया, वो ठीक है, उठ के फिर भागने लगा। मैं कह रहा भाई, तो अब मैं अगर एसिडिक बफर समझा चुका हूं, मैं बेसिक बफर में कुछ नहीं समझाऊंगा।
खुद फिगर आउट करो। हाँ, पीएच कैसे ढूंढना है और किन बातों का ध्यान रखना है वो बताऊंगा। देखो भैया, जब आपके पास एसिडिक बफर था, मान लो आपके पास HCN था और इसका किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट था, तो इनके कुछ ना कुछ मोल्स, कुछ ना कुछ अमाउंट कुछ तो रहेगा ही ना। तो मैंने बोल दिया कि इसके X मोल हैं और इसके, अब ये वीक एसिड है तो ना के बराबर आयोनाइज होगा। वीक एसिड है तो ये ना के बराबर आयोनाइज होगा, बट कुछ तो होगा। तो लेट से मैंने इक्विलिब्रियम पे बोल दिया इसका Y अमाउंट आयोनाइज हुआ है, डिसोसिएट हुआ है, तो उतना ही H प्लस एंड Cn माइनस बनेगा। बट हमने बचपन में देखा था, एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट ये तो स्ट्रॉन्ग है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस नहीं लिख रहा हूँ, मतलब ये 100% आयोनाइज होने की। अच्छा, वाई क्यों लिख रहा हूँ, इसको फिर चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, इसको Z ले रहा हूँ अभी मैं, इनिशियली Z लिया, तो इसका भी अभी कुछ ना कुछ अमाउंट तो आयोनाइज होगा ही, तो इसका कुछ ना कुछ नहीं होगा, पूरा होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग का मतलब हमारे लिए क्या रहता है, 100% आयोनाइजेशन और 100% डिसोसिएशन। अब मैं देखूंगा कि मेरे पास ये सब होने के बाद, सारा इक्विलिब्रियम मिलने के बाद क्या क्या है और कितना कितना है। पहले मैं देखूंगा क्या क्या है। मैंने शुरू कहाँ से किया था, HCN से। HCN है कितना है, HCN का कितना अमाउंट अवेलेबल है, क्या मेरे पास H प्लस है कितना है, क्या मेरे पास साइनाइड है कितना है, Y प्लस Z, क्या मेरे पास NaCN है, खत्म हो गया, क्या मेरे पास Na प्लस है, बट ये है नहीं, ये किसी काम का नहीं है, ये चला गया pH डिसाइड करने के लिए। तो बफर की तरह काम करने के लिए हमारे पास जय और वीरू की जोड़ी चाहिए होती है, वो जय और वीरू तुम्हारे पास है, पर ध्यान से देखोगे तो बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट इसका आयनाइजेशन ना के बराबर होता है, और y की वैल्यू इतनी छोटी होती है, y की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसको किसी के साथ ऐड कर दो या इसको किसी से सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरे लिए अब जो ये रिएक्शन हुई थी वीक एसिड के डिसोसिएशन की, इस पे फोकस करो। इतना भी नहीं इमोशनल होना था। इस पे फोकस करो। इसका अपना एक Ka का एक्सप्रेशन आएगा, H प्लस Cn माइनस। अब क्योंकि मुझे pH पे फोकस करना है तो मैं H प्लस पे फोकस करूंगा पहले। Ka टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN, तो pH का फॉर्मूला माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस, तो क्या हो जाएगा pK प्लस हो गया pH का फॉर्मूला। इसी को हम बोलते हैं हेंडरसन्स इक्वेशन। अब हमने नाम याद नहीं रखा और एग्जामिनर ने बोल दिया हेंडरसन्स इक्वेशन, तो हम सोचते ही रह जाएंगे। एग्जामिनर का नाम कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, बट अज्यूम करो कि उसने हेंडरसन्स इक्वेशन लिख के इसके बारे में बात कर रहा है, बट ये लिख नहीं रहा। अब तुम पहचान ही नहीं पाए कि ये किसकी बात कर रहा है, तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। सो pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ साइनाइड। अब तुमको वो साइनाइड और HCN दिख रहा है, मुझे वो नहीं दिख रहा। ध्यान से सुनो, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे साइनाइड की जगह कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है। अब फिर एक और इसमें करेक्शन करूंगा। तुमको ये दिख रहा था, मैंने, है ना, ये हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन SD, ये हो गया अभी HD, SD हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ये हो गया। अब क्या आएगा, अल्ट्रा HD। अल्ट्रा HD में क्या आएगा, अल्ट्रा HD
फॉरगेट अबाउट कॉन्सेंट्रेशंस, टेक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में धोखे होने के चांसेस होते हैं, ध्यान रखना। स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। 8K नहीं आता इसमें ना, 4K हो गया। कोई साइकिल लाया है? साइकिल कोई लाया है? साइकिल गेट के पास बांधा है। हवा निकाल लो, पहिए निकाल लो। ले लाया, ठीक है। अभी बेसिक बफर का, अब पूरी कहानी थोड़ी सुनाने बैठा हूं मैं, कर चुका मुझे जो कराना था। तो बफर को पहचानो, प्रॉपर फॉर्मूला डालो। अब तुमको कोई क्वेश्चन परेशान करता हो, सोने नहीं देता हो, तो मेरे पास ले आओ, कूटेंगे उसको अपन। अब ये बात अलग है कि तुम तो छिपकली से डर रहे हो, जिसकी बेचारी के दांत भी नहीं होते। होते हैं क्या? छिपकली के दांत होते हैं घर पे? जो छिपकली होती है देखे नहीं कभी मैंने, मुस्कुराई नहीं कभी ही। हाँ, जब भी देखा छिपकली को ऐसा लग रहा है गुस्से में देख रही है। डरी रहती है क्या? डर से देखती है तो घर में क्या कर रही है? भाग जाए। किसी ने बांध के बैठा है क्या? वो अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, जाना आना तो नहीं है कहीं? अरे टैंक खाली करना हो, भरना हो। टाइम कितना हुआ? 1:36 हो गया। कितना पढ़ोगे बे? सर टेस्ट देने आया था, फंसा लिया आपने। इसकी शक्ल पे दिख रहा है, इसकी शक्ल पे दिख रहा है कि टेस्ट देने आया था, टेस्ट तो लिया नहीं, राक्षसों ने फंसा लिया। वही पढ़ा रहे जो पहले से ही आता था। तो अब ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है भाई? हाइड्रोलिसिस क्या होता है? पानी का टूटना। कितना सिंपल है। इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी टॉपिक तो थोड़ा डिटेल्ड होता है। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इनटू H+। देखो धोखा होता है, मैंने पहले भी बोला होगा, पानी में कभी भी H+ के फॉर्म में नहीं रहता है, बट सॉल्व करने के लिए H+ ही लिखते हैं। तो पानी का टूटना इनटू H+ एंड OH- इज कॉल्ड। अब पानी को कौन तोड़ेगा? बच्चे तोड़ेंगे। किसके बच्चे? जिनके पेरेंट्स वीक थे। हाँ, गरीब माँ बाप के बच्चे ही पढ़ते हैं। भाई जिन्होंने बचपन से सब देखा हो वो क्यों मेहनत करे? बताओ। या ऐसे कह लो जिनके माँ बाप ने कभी मेहनत नहीं करवाई, वो क्यों करे? तो अंबानी का बेटा ने IIT लिखा है क्या? तो पापा IIT खुलवा देंगे, है ना? तो कौन तोड़ेगा पानी को? बच्चे जिनके पेरेंट्स वही तो होते हैं, तोड़ू फोड़ू। तो वीक पेरेंट्स का नाम लो थोड़ा, मुझे कोई सी भी वीक पेरेंट का नाम लो। HCN। अगर वीक पेरेंट HCN है तो कौन तोड़ेगा? समझे? अगर पेरेंट कोई भी वीक उठा लो, जैसे कौन तोड़ेगा? तो ये पानी को तोड़ेंगे। और अगर बच्चे स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आए हैं, दे आर च्युइंगम, उनका कोई काम। तो बच्चे और वीक पेरेंट्स आर सिंघम, पानी को तोड़ देंगे। हता माजी। और जो बच्चे स्ट्रॉन्ग पेरेंट से आएंगे, दे आर चिंगम। क्लियर? जैसे हाइड्रोलिसिस भी समझ में आना चाहिए कौन सा हुआ, और मीडियम क्या हो जाएगा आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ये भी समझ में आना चाहिए आपको। जैसे मैं आपसे बोलूं NaCN में कौन सा हाइड्रोलिसिस
होगा, कैटायोनिक या एनायोनिक। तो जब मैं ये पूछ रहा हूँ तो आपको तुरंत से, मैंने क्या बोला था, सॉल्ट है, सॉल्ट को उसके आयंस में तोड़ना आना चाहिए, पहले ही बोल दिया रिक्वायरमेंट क्या हमारी। तो इसमें मुझे क्या दिख रहे हैं? फिर आपको याद होगा मैंने आपको बोला इनके पेरेंट्स ढूंढो, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बोला वही बच्चे सिंघम बनेंगे जिनके पेरेंट्स स्पेक्टेटर, पानी का तोड़ू फोड़ू। अभी साइनाइड जाएगा वाटर के पास और बोलेगा देना मीडियम, तो मीडियम क्या होने वाला है? क्लियर? तो सबसे पहले नीट के बच्चे को ये पता होना चाहिए मीडियम क्या होगा। मीडियम एसिडिक हुआ तो पीएच 7 से कम, मीडियम बेसिक हुआ तो पीएच। अब तुमसे पीएच भी नहीं निकलवाता, तुम पीवाईक्यू तो उठा के देखो, तुम खुद शर्म से नस काट सकते हो टीचर की। पहले क्यों नहीं बताया था? ये इतने सालों से सर पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस में आंसर ही नहीं आते, आज क्यों बता रहे हो? तो इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए उतना बहुत शॉर्ट होता है। बट बोगी के सामने खड़े रहने के लिए प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए ना, कि तुम सीधा वहीं हवा में खड़े रह जाएगा। तो प्लेटफॉर्म बनाया, अब पता होना चाहिए प्लेटफॉर्म पे कहाँ खड़ा रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एसिडिक बेसिक दोनों मीडियम पहचानना सीख लिया। अब पीएच भी देख लो भाई, जब भी मेरे पास वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट था तो पीएच का फॉर्मूला क्या आता था? जब एसिड वीक हो तो प्लस 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 प्लस, फिर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट हुआ तो पीएच हो जाती है हाफ ऑफ वेरी गुड। काहे का प्लस? कुछ भी। कौन वीक था? तो पीके भी आया, और उसके आगे पीछू क्या आएगा? तुम अभी 2-4 साल से पढ़ रहे हैं, ज्यादा हो गया क्या? वीक एसिड, अरे फिर आ गया वीक बेस सॉल्ट, पीके को इज्जत दो, पीके बी को नहीं। और अगर दोनों स्ट्रॉन्ग